हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में मैं यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ, सीए सुमित सारडा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो। उसके अलावा मेरी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो अनअकैडमी का ऐप है आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसे आपको इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपल है, आपके प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर में जाइए, वहां आपको अनअकैडमी का ऐप मिलेगा, वो अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। एक बार आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आपको वहां पे मिलेगा सीए फाइनल कोर्स। सीए फाइनल में चले जाइए, सीए फाइनल के अंदर में प्लस के अंदर में चले जाइए। वहां प्लस के अंदर में आपको मिलेगा एक वो सब्सक्रिप्शन का बटन और उसके नीचे कई सारे टीचर्स के वीडियोस। आपको करना क्या है, पहले तो डेमो वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर कैसे कैसे टीचर्स कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। एक बार अगर आपने पूरा का पूरा देख लिया, इंक्लूडिंग मी, मैं भी वहां पे हूं, तो उसके बाद में आप चले जाइए सब्सक्रिप्शन पे। यहाँ पे कोर्स को कंप्लीट करने के कई ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आपको कोई सी सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक खत्म करना है, लेट्स से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपको इसका फास्ट ट्रैक कवर करना है, तो क्या कीजिए, एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एक महीने के सब्सक्रिप्शन का आपको कॉस्ट आ जाएगा कुछ 4500 रुपीज। पर ये 4500 में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एफआर मिलेगा, आपको एफआर के अलावा बाकी सातों सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। एक महीने तक के आप आठों में से कोई भी सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम। जितनी फैकल्टीज है सारी, ऐसा भी नहीं कि आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा एक ही फैकल्टी पे, जितनी भी फैकल्टीज है और मल्टीपल व्यूज। सो दैट इज द बेनिफिट दैट इज अवेलेबल। आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त लेवल के ऊपर में बेनिफिट दे रहा है आपको अनअकैडमी इस चीज का। यही नहीं, मैंने आप लोगों को ये एक बेनिफिट के बारे में तो बता दिया, पर अगर हम रेगुलर कोर्सेज वगैरह की बात करें, मतलब आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका एग्जाम 1 साल बाद है या 2 साल बाद है या 3 साल बाद है, तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप थोड़े ज्यादा समय का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट आता है 24,750। आई मीन 24,750, जितने में आप सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट्स बाहर लेते हैं, विथ 1.5 या 2 व्यूज बराबर, वैलिडिटी 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, रेस्ट्रिक्शंस के साथ हम उतने ही प्राइस में आपको 8 सब्जेक्ट दे रहे हैं, मल्टीपल फैकल्टीज, मल्टीपल व्यूज। आपको जितने बार एक्सेस करना है उतने बार एक्सेस कीजिए। आई मीन इस कॉस्ट के ऊपर में ये बेनिफिट बहुत बड़ा है। आप सुबह शाम करके पूरी क्लासेस 1 साल में खत्म कर सकते हैं। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं सर, हम तो एक ही टाइम क्लास करते हैं, एक टाइम तो हम रिवाइज करते हैं, एक टाइम पे 2 क्लास करो तो हमारी पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, आप 24 मंथ सब्सक्रिप्शन लीजिए और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट आता है 36,000 रुपीज। आई मीन सिर्फ 12,000 ज्यादा, पर फिर भी ये वो कॉस्ट है जिसके ऊपर आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स लेते हैं। यानी एक ग्रुप के प्राइस में दोनों ग्रुप्स, मल्टीपल व्यूज, मल्टीपल फैकल्टीज, अनलिमिटेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एक्सेस। आई मीन बेनिफिट बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेम, अगेन एज आई रिक्वेस्टेड यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम शुरू करते हैं हमारा आज का कंसेप्ट जो हम लोगों को डिस्कस करना है रिलेटेड टू इंड AS 16। तो जिस कंटेंट को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं वो है डीकमीशनिंग। डीकमीशनिंग वैसे तो कंसेप्ट बहुत इजी है, पर हम जिसके ऊपर फोकस करने वाले हैं वो बहुत क्रूशियल और बहुत ट्रिकी कंसेप्ट है, जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चेंज इन डीकमीशनिंग। पर चेंज इन डीकमीशनिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि व्हाट डू आई मीन बाय डीकमीशनिंग। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट की अपनी एक लाइफ होती है, बराबर है। मैंने एक मशीन खरीदा, उसकी लाइफ है 10 साल, तो 10 साल बाद आप क्या करते हो उस मशीन का? 10 साल बाद हो सकता है आप उस मशीन को बेच दो, हो सकता है आप उस मशीन को डिस्कार्ड कर दो। बेच दोगे, आपको स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी, आप उसे बोलते हो रेसिडियल वैल्यू। डिस्कार्ड करोगे तो हो सकता है आपको कॉस्ट लगे डिस्कार्ड करने का, बराबर है। किसी भी चीज को जब आपको फेंकना होता है तो उसका अपना एक कॉस्ट होता है, विच इज नोन एज डिस्कार्डिंग कॉस्ट। जैसे कि अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनाते समय वो गड्ढा खोदा जाता है, तो गड्ढा खोदते हैं तो मिट्टी निकलती है, तो मिट्टी का क्या करते हैं, वहीं पे सड़क पे छोड़ देते हैं क्या? नहीं, उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है ना, कहीं ले जाना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग रहा है, दैट इज नोन एज डिस्कार्डिंग कॉस्ट। ये डिस्कार्डिंग कॉस्ट एक मशीन में भी लग सकता है, उसकी लाइफ जब एंड हो जाती है तब। अगर वो कॉस्ट मटेरियल है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वो कॉस्ट मटेरियल है
तो उसके ऊपर इंड एस लगेगा। और इंड एस 16 क्या बोलता है? इंड एस 16 बोलता है कि देखो आपने एक मशीन लिया, मशीन है 1 करोड़ रुपए की, जिस दिन वो मशीन की लाइफ एक्सपायर हो जाएगी उस दिन इस मशीन के पीछे 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा डिस्कार्ड करने का। लेट्स से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा डिस्कार्ड करने का। आप ये बताइए ये 10 लाख का खर्चा कब का है? जब मशीन की लाइफ एक्सपायर हो जाएगी। क्या ये तब का खर्चा है? क्या ये खर्चा तब दिखना चाहिए? 1 करोड़ की मशीन, 10 साल की लाइफ, 10 साल बाद 10 लाख रुपए लगने वाले हैं। क्या ये 10th ईयर का एक्सपेंस है? क्या ये आज का एक्सपेंस है? अरे ये एक्सपेंस कब का है? इस एक्सपेंस को कब दिखाएं? आप बोलोगे सर जब तक इनकर नहीं होता एक्सपेंस है नहीं, तो 10th ईयर में दिखाओ। पर मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि किसी एसेट को यूज करते समय अगर आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई है, अगर उसे यूज करते समय आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई है, सो द लायबिलिटी इज द एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर। लायबिलिटी इज द एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर। अब वो तो अक्रूवल बेसिस पे भी अकाउंट हो सकता है। तो मैंने एसेट को ही ले लिया, एसेट को यूज कर लिया तो डिस्कार्ड तो करना पड़ेगा। एसेट ले लिया, एसेट को यूज किया तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा। डिस्कार्ड का खर्चा 10 लाख तो मुझे आज ही पता है कि लग गया, तो ये तो आज का एक्सपेंस हो गया। अरे करे तो करें क्या? आज एक्सपेंस बुक कर दें क्या? तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोलता है देखो ये खर्चा इसलिए लग रहा है, वो डिस्कार्ड का खर्चा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एसेट को 10 साल यूज करोगे। आप एसेट को 10 साल यूज करोगे तो उस खर्चे को ये 10 साल में अपोर्शन करो। 10 साल में अपोर्शन करो। कैसे अपोर्शन करोगे? जैसे डेप्रीशिएट कर रहे हो वैसे अपोर्शन करो। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन बताता है कि हम उस एसेट को कितना कितना यूज कर रहे हैं हर साल। डेप्रीसिएशन यही बताता है, डेप्रीसिएशन इज अपोर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, कि जितना जितना यूज कर रहे हैं। अगर इक्वल यूज हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन होता है, अगर रिड्यूसिंग यूज हो रहा है तो डब्ल्यूडीवी होता है। यही करते हैं आप। तो वही चीज वो डीकमीशनिंग के लिए बोल देता है कि डीकमीशनिंग कॉस्ट को भी अपोर्शन कीजिए इसी डेप्रीसिएशन के रेशियो में। और तरीका उन्होंने क्या सजेस्ट किया? उन्होंने आपको तरीका बताया कि एक काम करो, ये डीकमीशनिंग कॉस्ट डिटरमाइन करो, ये डीकमीशनिंग कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। एसेट की कॉस्ट में ऐड करने के बाद ओवर द पीरियड वो ऑटोमेटिक डेप्रीशिएट हो जाएगा। ओवर द पीरियड ऑटोमेटिक डेप्रीशिएट हो जाएगा। सिंपल सी कहानी थी। देखो 1 करोड़ का एसेट, 10 लाख का डीकमीशनिंग कॉस्ट, लाइफ है हमारी 10 साल, तो ये बोलता है आप इसे 1 करोड़ 10 लाख कर दो, लाइफ हो गई 10 साल, 11 लाख रुपए का हर साल का डेप्रीसिएशन चार्ज कर दो। खर्चा अभी नहीं लगा है, लायबिलिटी को अपने बुक्स में अकाउंट कर दो। लायबिलिटी की अकाउंटिंग कैसी होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट। आप में से कई लोग अभी अपना मन बना चुके हैं सुमित सर गलत पढ़ा रहे हैं। अरे बाबा स्टेप वाइज चलो। अब मैं आपको इंड एस 37 पे लेके जाऊंगा, फिर मैं आपको वापस यहां लेके आऊंगा, थोड़ा सा घूमेंगे एक इंड एस से दूसरे इंड एस में। कुछ गलत नहीं पढ़ाया। पहला बेसिक बेबी स्टेप, आपको इस तरह से डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। पर दूसरी एंट्री क्या है? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। प्रोविजन वर्ड यूज हुआ। प्रोविजन बोले तो कौन सा स्टैंडर्ड? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 में हम गए और 37 में हमने प्रोविजंस के बारे में पढ़ा। और प्रोविजंस के अंदर में वो आपको बोलता है कि अगर कोई कॉस्ट आपको फ्यूचर में लगने वाली है, जो इसलिए लगने वाली है क्योंकि पास्ट में आपने ऐसी कोई एक्टिविटी की है, आपने एसेट खरीदा और उसको यूज किया, पास्ट में आपने कोई एक्टिविटी की है जिसके कारण वो फ्यूचर में कॉस्ट लगने वाली है, तो उस कॉस्ट का आज ही आप प्रोविजन बना लीजिए। तो इंड एस 37 क्रेडिट एंट्री बता रहा है, क्रेडिट एंट्री। और डेबिट एंट्री का क्या करना है वो कौन बता रहा है? इंड एस 16। पर इंड एस 37 बोलता है प्रोवाइडेड, वो आगे बढ़ा, उसने मदद ली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 की, फाइनेंशियल लायबिलिटीज चैप्टर की। अच्छा जाने दो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की, करंट नॉन करंट बाइफरकेशन। उसने आपको बोला कि अगर कोई खर्चा 12 महीने के बाद लगने वाला है, कितने समय के बाद? 12 महीने के बाद लगने वाला है, तो ऐसे खर्चों को आपने आज अपने बुक्स में डिस्काउंटेड वैल्यू पे दिखाना चाहिए, ना कि उसके फुल प्राइस पे। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूडेड है। कौन सा एलिमेंट इंक्लूडेड है? इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूडेड है। इसीलिए ऐसे कॉस्ट को आपको डिस्काउंटेड वैल्यू पे दिखाना चाहिए। अरे सीधी बात है, जो खर्चा 10 साल बाद लगने वाला है वो आज आपकी लायबिलिटी पूरा अमाउंट थोड़ी है। आपकी लायबिलिटी तो कम है, आपकी लायबिलिटी 10 लाख है ही नहीं, आपकी लायबिलिटी हो सकता है 7 लाख हो। जो भी डिस्काउंटेड वैल्यू आ रही है उसके ऊपर तो हर साल जो कंपाउंडिंग हो रही है वो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। हर कॉस्ट को एक प्रॉपर हेड के अंदर दिखाना चाहिए। अगर वो खर्चा आप आज ही कर रहे होते तो 10 लाख तो नहीं कर रहे होते, आपने डेफर कर दिया कि वो खर्चा 10 साल बाद होगा। अब 10 साल बाद अगर 10 लाख रुपए आपको चाहिए, सीए फाउंडेशन का सवाल,
10 साल बाद आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो आज बैंक अकाउंट में कितना पैसा डालेंगे, और वही जो डिफरेंस रहेगा वो क्या होता है, वो इंटरेस्ट इनकम होता है, बराबर है। यहां एक्सपेंस हो जाएगा, मैं पैसे डालने की बात कर रहा हूं, यहां निकाल रहे हो। सपोज करो कि आपको आज से 10 साल बाद 10 लाख रुपए किसी को देना है, तो आज आप उससे कितना पैसा लोगे। जैसे मुझे 10 साल बाद आपको 10 लाख रुपए देना है, तो आज मैं आपसे कितने पैसे लूं, आज मैं आपसे 10 लाख ले लूं, आप दे दोगे। मैं आपको 10 लाख रुपए 10 साल बाद लौटाऊं, आपको चलेगा? आप मना कर दोगे, सर कैसी बात करते हो, ब्याज का नुकसान है। वही तो यहां भी एप्लीकेबल है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है और प्रॉपर हेड होता है उसका दिखना इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो डीकमीशनिंग लायबिलिटी शुड बी शोन एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो 10 लाख रुपए दिखाए भाई, ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो आपने कितने पे दिखाना चाहिए, आपने इसे दिखाना चाहिए 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10 इयर्स। कौन सा रेट, रिस्क एडजस्टेड रेट रिलेटेड टू द एसेट, रिस्क एडजस्टेड रेट रिलेटेड टू द एसेट। लेट्स से अभी हम लोग कन्वीनियंस के लिए उसे 5% ले लेते हैं। जनरली एग्जाम में आपको इसका पीवी फैक्टर दिया हुआ रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मेन फोकस होता है आप डीकमीशनिंग की अकाउंटिंग सही बता रहे हैं यानी, तो पीवी फैक्टर निकालना आपको आता है नहीं, एसएफएम का काम है। ये सब चीजें आपको सीए फाइनल लेवल पे नहीं पूछी जाती ज्यादा, फिर भी हम लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं। चलिए, मुझे आ रहा है 6139.6139, तो ये हो गया 6,13,900। कितना हो गया, 6,13,900। समझ गए आप, 6,13,900। हाँ, मैंने 4 डेसिमल स्पेस तक के ही लिया। सर हम लोग पूरा ले ले तो चलेगा, ऐसी कोई मना ही नहीं है, तो वो आपका आ जाएगा कुछ 913 रुपीज। ठीक है, उतने से के लिए कुछ आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसा टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहां तक का कंसेप्ट तो समझ गए हैं कि ये डीकमीशनिंग लायबिलिटी है। अब होगा क्या, आपके बुक्स में हम लोग एंट्री पास कर लेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 6,13,900। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं जो एग्जांपल्स आपको देता हूं वो सारे के सारे एग्जांपल्स अपनी कॉपी में लिख के रखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जो आपको पूछा जा सकता है, मैं सिर्फ उतना ही कवरेज कर रहा हूं। यानी कि मैं आपको इन वीडियोस के दौरान जितने एग्जांपल्स दूंगा, अगर आप सिर्फ उतना सा भी पढ़ लिए ना बॉस, तो आप एग्जाम में, मैं ये नहीं बोल रहा कि पास हो जाओगे, आप एग्जेम्पशन ला दोगे। क्योंकि हर वो सवाल जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर टॉपिक के अंदर के जो क्रक्स है जो आपको पूछे जा सकते हैं, मैं सिर्फ उनको कवर करूंगा और कुछ भी मैं कवर नहीं करने वाला हूं। सो 1800 पेजेस का आपके सिलेबस को मैं 300 पेजेस तक के लेके आ जाऊंगा। हर एग्जांपल को लिख के रखिएगा, मैं लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं दूंगा। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं प्लीज साथ साथ में लिखते चले जाइए। टाइम जहां आपको लगे कि कम पड़ रहा है वहां पे वीडियो को पॉज कर देना। तो मैंने आपको क्या कहा, आप डीकमीशनिंग लायबिलिटी को 6,13,900 एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। अब आप हर साल जो डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे, वो डेप्रीसिएशन आपका हो जाएगा, देखो 1,06,13,900 रुपए का एसेट हो गया, तो 10,61,390 रुपए का हर साल का डेप्रीसिएशन एसेट के ऊपर चार्ज होगा। समझ गए आप? ये तो हो गया एसेट में हर साल कितना डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। स्टेप 1 सिंपल कहानी थी, मैंने पूरे के पूरे कॉस्ट को डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। इसके अलावा ईयर 1 के एंड पे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे इस 6,13,900 पे 5%, 6,13,900 पे 5%, which is nothing but 30,695, 30,695। इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। अब आपका जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है नेक्स्ट ईयर का, वो नेक्स्ट ईयर का हो गया है, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो 649,995, 649,995, 613,900, 613,900 प्लस 30,695, अगर दोनों को, अरे सॉरी 30,695 प्लस 613,900, 644,595, मेरी गलती 644,595, ठीक है, 644,595। नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन उतना ही है, डेप्रीसिएशन नहीं बदला, पर ये इंटरेस्ट अमाउंट बदल जाएगा, क्योंकि अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इस अमाउंट पे 5% होगा। अगर आपके पास सच में थोड़ा सा समय है, मैं बोलूंगा 10 बार कैलकुलेटर पे +5% +5% +5% करके देख लेना, आप बराबर 10 लाख रुपए पे ही पहुंच जाओगे। बराबर है? तो हम कर क्या रहे हैं, हम हर साल उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट ऐड करते जा रहे हैं। और एंट्री क्या हो रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग।
समझ गए? दो एंट्री हमेशा, डेप्रीसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 10,61,390, 10,61,390, और दूसरी एंट्री इंटरेस्ट टू डीकमीशनिंग फर्स्ट ईयर में 30,695, ये हर साल इंक्रीजिंग रहेगा। ये तो हमारा पहला स्टेप हुआ। पहला स्टेप डीकमीशनिंग की पूरी अकाउंटिंग जो मुझे आपको समझानी थी वो यहां तक के पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट हो जाती है, कवर हो जाती है। अब देखो मुद्दा ये है कि आपने तो एस्टिमेट किया था कि 10 लाख रुपए का खर्चा लगने वाला है 10 साल बाद। क्या आप अंतर्यामी हो? क्या आपके पास दिव्य दृष्टि है कि आपको समझ गया 10 साल बाद 10 लाख रुपए ही लगने वाले? अरे ये तो आपका अंदाजा था, ये तो आपका एस्टिमेट था। मेरा बोलना ये है कि 10 साल के बाद ये जो आपका एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट तो हर साल बदलता चलेगा। मेरे को लगता है 10 लाख रुपए लगने वाले हैं एक साल बाद, मेरे को लगता है 11 लाख लगने वाले हैं, मेरे को लगता है कम पैसे लगने वाले हैं, मेरे को लगता है ज्यादा पैसे लगने वाले हैं, कुछ भी लग सकता है मुझे तो। अरे मैं जब अपना सीए बनने के, यानी जब आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो तब आप सोचते रहते हो यार, जब स्टार्ट किया था फाउंडेशन तो क्या सोचा था अपने को तो 10 लाख का पैकेज लगेगा। इंटर में आने के बाद में पता चला यार 7-8 लाख रुपए का पैकेज लग जाएगा। अब सीए फाइनल तक के आए, उसके बाद में समझ में आया कि यार 5-6 लाख रुपए का पैकेज लग जाएगा। एस्टीमेट तो सारे के सारे बदल रहे हैं और एकदम से आप सीए बने और पैकेज लग गया 70 लाख रुपए का। ये भी हो सकता है, मिलता है ये पैकेज भी। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये एस्टिमेट्स बदल सकते हैं। अगर बदले तो क्या करना है ये तो बताओ। तो ये जो बदले तो क्या करना है, उसके लिए एक अपेंडिक्स ऐड किया गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंदर में, और वो अपेंडिक्स आपको बताता है चेंज इन डीकमीशनिंग कॉस्ट का करना है तो क्या करना है। और अब हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। पहले मैं मेरे एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेता हूं, फिर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन देख लेंगे। समझ में आया? चलिए देखिए, अपने एग्जाम्पल में अपन बोले कि यार 10 लाख रुपए लगने वाले हैं। अब हुआ यूं कि ईयर कौन सा, ईयर 1 एंड पे ही आ जाते हैं। अपने को लगा नहीं यार 10 लाख रुपए नहीं, ये खर्चा तो 12 लाख रुपए लगेगा। जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है हमने उसको सीधा सीधा 2 लाख रुपए से बढ़ा दिया। तो अब होगा क्या? देयर इज अ चेंज इन डीकमीशनिंग कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड बोलता है एक काम करो, पहला स्टेप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। 5% से आपने निकाला था ना, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। 12 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर 5%, 9 साल, ईयर 1 एंड। अब ये खर्चा 9 साल बाद लगेगा। अब 10 से मत कर देना डिस्काउंट, 9 साल। तो ये अमाउंट आ रहा है, चलिए मैं निकाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे कुछ 6446 आ रहा है। तो 0.6446 इंटू 12 लाख रुपए होते हैं 7,73,520, 7,73,520। समझ गए? कैलकुलेशन करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अपनी बुक्स में डीकमीशनिंग कॉस्ट कितना दिख रहा है बॉस? अपनी बुक्स में डीकमीशनिंग कॉस्ट दिख रहा है 6,44,595। किए थे ना कैलकुलेट, अभी थोड़ी देर पहले किए थे, 644,595। मैं बोलता हूं मेरा एस्टिमेट गया बदल, और मेरे एस्टिमेट के हिसाब से लाइबिलिटी आ रही है 7,73,520। सो इट हैज इंक्रीज्ड। मेरा सवाल है बॉस कितने से बढ़ गया? तो 773,520 माइनस 644,595, ये अमाउंट आपका बढ़ गया 1,28,925 से। कितने से बढ़ गया? 1,28,925। अगर आप वो 2 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो भी रफली कुछ इतनी ही आनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो एस्टिमेट है वो करीब करीब 1,28,925 से बढ़ गया। करना क्या है इसका? अपेंडिक्स बोलता है इफ यू आर फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल, इफ यू आर फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल, डीकमीशनिंग लायबिलिटी बढ़ी अदर देन बिकॉज ऑफ चेंज इन टाइम, अदर देन बिकॉज ऑफ चेंज इन टाइम। ये मैंने क्या बोला? जो चेंज इन टाइम है, जस्ट बिकॉज 1 साल हो गया उसके कारण जो कॉस्ट में चेंज आया, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, ये सारे वर्ड्स आपको वहां मिलेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, कंपाउंडिंग, ये इंपैक्ट कितना है? 30695। ये तो पीएनएल में ही जाएगा, ये 30695 तो पीएनएल में ही जाएगा। इसको हाथ मत लगाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसके अलावा कोई और रीजन से अगर आपका डीकमीशनिंग कॉस्ट चेंज होता है, इसके अलावा अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट के अलावा कोई भी रीजन से अगर आपका डीकमीशनिंग कॉस्ट चेंज होता है, तो अगर ये बढ़ रहा है तो एसेट में ऐड कर दो, अगर ये कम हो रहा है तो एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो। आप बस इतना याद रखो। उसमें और भी बातें बताई गई है, अनलेस
एसेट की कॉस्ट 0 हो गई है तो पूरा जो अनवाइंड जो रिडक्शन है वो पीएनएल में जाना चाहिए। मत दिमाग लगाओ, कोई काम की बात नहीं है। इंपेयरमेंट का कंसेप्ट भी आ जाएगा उसमें बढ़ाते समय। हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, बढ़ेगा तो एसेट में ऐड करना है, घटेगा तो एसेट में से माइनस करना है। मैंने आपको कहा मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर बैच वाला नहीं है ये वीडियो रेगुलर बैच वाला नहीं है। रेगुलर बैच में मैं वो भी पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा, पर यहां हमारा मुद्दा सिर्फ ये वाला रहेगा। तो 128 925 कहानी बराबर है। बढ़े आगे, देखिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 128 925। समझ गए, 128 925 लिख लीजिएगा, एंट्री भूलिएगा मत। एसेट हमारी बुक्स में दिख रहा था 1 करोड़ 6 लाख 1 करोड़ 6 लाख 13,900 बराबर। इसमें से आपने डेप्रीसिएशन माइनस किया था 10,61,390। अब आप इसमें ऐड कर दोगे 128 925, ठीक है। 10,61,390 माइनस 10,61,390 प्लस 128,925। तो एसेट अब आपके बुक्स में दिखेगा 96,81,435। ये इसीलिए बताया कि डेप्रीसिएशन ऑफ ईयर 2, डेप्रीसिएशन ऑफ ईयर 2 इस अमाउंट को 9 इयर्स से डिवाइड करके आएगा। रिमेनिंग लाइफ 9 इयर्स, इस अमाउंट को 9 इयर्स से डिवाइड करके आएगा 1075715, 1075715। और ईयर 2 के इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट जो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग के लिए, तो वो कैलकुलेट होगा 773,520 पे, ठीक है। 773,520 पे 5%, 773,520 पे 5%, 38676, 38676। तो पहली वाली एंट्री हुई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 107,515, 107,515। और दूसरी वाली एंट्री है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 38676। आगे की कहानी वैसे ही बढ़ती चले जाएगी जैसे हमने पहले पढ़ा था, हर साल 5% का इंटरेस्ट ऐड करते जाना है। समझ गए। स्टूडेंट के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट आता है और ये एग्जाम के समय आता है। सारे कंसेप्ट क्लियर है, ईयर 1 एंड में डीकमीशनिंग लायबिलिटी चेंज हो गई, ईयर 1 एंड में डीकमीशनिंग लायबिलिटी चेंज हो गई। सर डेप्रीसिएशन डीकमीशनिंग लायबिलिटी ऐड करने के बाद लेना है या माइनस करने, यानी उसके पहले लेना है? ये जो डीकमीशनिंग का चेंज है ये ईयर 1 एंड पे हुआ, तो पहले डेप्रीशिएट करें फिर डीकमीशनिंग ऐड करें या डीकमीशनिंग ऐड करें उसके बाद डेप्रीशिएट करें? बॉस एस्टिमेट अगर ईयर 1 एंड पे चेंज हुआ है तो ये रिमेनिंग लाइफ की बात करता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखो, रिमेनिंग लाइफ की। यानी कि ईयर 1 एंड पे पुराना डेप्रीसिएशन ही आएगा, ये आगे की कहानी है। और इंस्टीट्यूट आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं करता, वो आपको ईयर 2 बिगिनिंग में डीकमीशनिंग लायबिलिटी का कॉस्ट चेंज हुआ है ऐसा बोलेगा। इंस्टीट्यूट को समझता है कि ये कंफ्यूजन एग्जाम में आ सकते हैं, फिर भी मैंने इसे क्लियर करने की कोशिश की है। ऐसे डाउट अगर आते हैं समझ लो ये सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए एक्सक्यूज मी चेंज है, इस साल के लिए चेंज नहीं है। क्लियर कंसेप्ट। एक फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आपने पढ़ा होगा, वो ऐड करने के बाद डेप्रीसिएशन लिया जाता है, वो कंसेप्ट यहां पे मत लगाना, वो कंसेप्ट अलग है अगर आपने पढ़ा होगा तो। आइए इंस्टीट्यूट का इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मैं इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में आया हूं, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में पेज नंबर है 7.61, टेस्ट योर नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, an entity has a nuclear power plant and related decommissioning liability. The nuclear power plant started operations on 1st April 2001. The plant has a life of 40 years, 40 साल की लाइफ है। Initial cost is 1,20,000 including the amount of decommissioning cost 10,000। यानी कि हुआ क्या होगा ये समझ लो, न्यूक्लियर पावर प्लांट डेबिट टू कैश 1,10,000 इंक्लूडिंग है 1,10,000, और न्यूक्लियर पावर प्लांट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी 10,000। ये एंट्री पास हुई होगी जब न्यूक्लियर पावर प्लांट लिया गया था, 40 साल की लाइफ है। क्लियर कंसेप्ट यहां तक के? 10,000 which represented 70,400 in estimated cash flows in 40 years discounted at risk adjusted rate 5%। वो बोल रहा है डीकमीशनिंग लायबिलिटी 40 साल बाद, डीकमीशनिंग लायबिलिटी 40 साल बाद है 70,400। कितनी है? 70,400। उसकी प्रेजेंट वैल्यू,
उसकी प्रेजेंट वैल्यू 5% से, 40 साल से प्रेजेंट वैल्यू 5% से आ रही है 10,000, वो ऐसा उन्होंने बताया आपको। हम वही ऐड करते हैं। तो मैंने आपको कहा था ये अमाउंट हमेशा दिया रहता है या पीवी फैक्टर दिया रहता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा उसके बारे में। एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स 31 मार्च ऑन मार्च 2x11 2x11। अब 2x11 मेरे हिसाब से होता है 10 साल बाद। 2xx1 से अगर मैं 2x11 को अगर कवर करूं तो मेरे हिसाब से ये होते हैं 10 साल, तो ये 10 साल बाद की बात कर रहा है शायद, या एक्चुअली 1 साल बाद की कहानी होनी चाहिए। ठीक है, हम इंस्टीट्यूट के आंसर से इसको मैच कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा ये क्या चीज है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी इज डिक्रीज्ड बाय 8,000। डिस्काउंट रेट हैज नॉट चेंज। तो आपके लोगों के लिए डिस्काउंट रेट चेंज के बारे में वो कुछ बात करेगा नहीं। एंटिटी वांट्स टू अकाउंट फॉर चेंज इन डीकमीशनिंग एट द फॉर द ईयर एंडिंग 2x11 इफ इट अडॉप्ट्स कॉस्ट मॉडल। पहले हम समझ लेते हैं आंसर के अंदर में क्या बोला गया। एंड यस, 2xx1 से 2xy11 की अगर हम बात करें तो उन्होंने 10 साल का पीरियड लिया है, 10 साल। तो 10 साल में क्या हुआ होगा? 10 साल में आइए समझते हैं। डेप्रीसिएशन जो हर साल चार्ज हुआ होगा वो आपका 1,20,000 पे 40 साल की लाइफ 10 साल के हिसाब से, 1,20,000 पे 40 साल की लाइफ 10 साल के हिसाब से 30,000 का अब तक आपने चार्ज कर दिया होगा, बराबर है। आपकी डीकमीशनिंग लायबिलिटी जो कि थी 10,000 रुपए, वो बढ़ गई होगी ना। कंपाउंडिंग फैक्टर के बारे में बात करना चाहिए हमने। 10 साल 5% से बढ़ गई थी, 10 साल 5% से बढ़ गई थी, यानी कंपाउंडिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो 1.05 टू द पावर 10, जो नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग लगाते हैं, बस ये वही है कंपाउंडिंग फैक्टर। ठीक है, तो देखिए ये कितना आता है, जरा देखिए, जरा कैलकुलेट करके। ये आ रहा है 16289। आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखेंगे तो उन्होंने इसे राउंड ऑफ किया है, मैं इसे 16289 ही रहने देता हूं। यानी मेरे बुक्स में डीकमीशनिंग लायबिलिटी दिख रही है 16289। ओवर द पीरियड हर साल हमने डेप्रीसिएशन पीएनएल में डाला, 10 सालों में टोटल 30,000 का डेप्रीसिएशन पीएनएल में डाल चुके हैं, समझ गए। अब ये जो डीकमीशनिंग लायबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो डीकमीशनिंग लायबिलिटी जो कि दिख रही है 16289 जो 10,000 थी, आपने इन 10 सालों में इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डाल दिया होगा 6289। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी 6289 इन 10 सालों में आपने डाल दिया होगा। पहले तो ये दो चीजें अच्छे से समझ लो, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना, उसके बिना आगे मत बढ़ना। ठीक है, अब तक मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, जो हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा वही सेम एग्जाम्पल है। हमारे एग्जाम्पल में 1 साल लिया था, यहाँ 10 साल है बस। अब ये क्वेश्चन बोलता है आपको कि ये लायबिलिटी को आपने रिड्यूस कर दिया बॉस, आपने रिड्यूस कर दिया, और एग्जाम में ध्यान रखना क्या लिखा है, डिक्रीज टू या डिक्रीज बाय। यहां डिक्रीज्ड बाय लिखा है, डिक्रीज्ड बाय 8,000 रुपीज। कितने से रिड्यूस कर दिया आपने? 8,000 रुपए से। 8,000 पे नहीं ला दिया, 8,000 से रिड्यूस कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड, जैसा कि मैंने आपको बोला था, क्या बोलता है आपको, ऑल रिडक्शंस आर टू बी अकाउंटेड फॉर इन द एसेट कॉस्ट। यानी कि आप क्या करोगे, आप लिखोगे डीकमीशनिंग लायबिलिटी डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी डेबिट टू एसेट आप 8,000 रुपए से रिड्यूस कर रहे हैं, वो 8,000 रुपए आपके हो जाएंगे कम। तो अब अगर मैं आपसे एसेट की बात करूं तो एसेट जो कि था 1,20,000, उसमें से मैंने रिड्यूस किए 10,000, 30,000 डिप्रीसिएशन अब तक का, और मैंने रिड्यूस कर दिए उसमें से 8,000। तो अब मेरे बुक्स में एसेट दिख रहा है 82,000 रुपीज का। कितने का दिख रहा है? 82,000 रुपीज का। डीकमीशनिंग लायबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो डीकमीशनिंग लायबिलिटी जो कि मेरे बुक्स में दिख रही थी 16289, वो रिड्यूस हो गई है 8,000 से, तो अब वो हो गई है 8289। समझ गए यहां तक के? 8289। अब से आप जो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे वो डेप्रीसिएशन फ्यूचर में रहेगा डिवाइडेड बाय 30 इयर्स। देखो बैलेंस लाइफ कितनी बची है? 30 साल की लाइफ बची है, तो 30 साल के हिसाब से 82,000 डिवाइडेड बाय 30, आने वाले सालों का डेप्रीसिएशन 2733। क्लियर? अब आने वाले साल नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, यानी 11th ईयर का इंटरेस्ट, 11th ईयर का इंटरेस्ट, यानी ये वाला जो है ना, ये 2x11 है, मैं 2x12 पे जो आप चार्ज करने वाले हैं,
2x12 पे जो आप चार्ज करने वाले हैं वो इंटरेस्ट होगा 8289 मल्टीप्लाइड बाय आपका रिस्क एडजस्टेड रेट था 5%, तो 5% का उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि 414 रुपीज। इज दिस क्लियर? तो ये बातें ध्यान में रखिए। ये है डीकमीशनिंग लायबिलिटी का कॉस्ट। डीकमीशनिंग बढ़ा एसेट में ऐड कर दो, घटा एसेट में रिड्यूस कर दो। आपने जर्नल एंट्री सिंपल पास की, डीकमीशनिंग लायबिलिटी टू एसेट, सब्सीक्वेंट ईयर्स के डेप्रीसिएशन इसको माइनस करने के बाद कैलकुलेट किए जाएंगे। सब्सीक्वेंट ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो अब जो रिवाइज्ड अमाउंट है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। सिंपल कहानी थी। ये था कॉस्ट मॉडल। चलते हैं ट्रिकी मॉडल की तरफ। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे होते तो क्या होता? अब बात आती है थोड़ी सी टेंशन वाली। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए करनी पड़ेगी थोड़ी और मेहनत। अब अपेंडिक्स बोलता है कि बॉस अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो तो ये जो चेंज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी है, ये चेंज को एसेट की कॉस्ट में नहीं, रीवैल्यूएशन सरप्लस में एडजस्ट करो। रीवैल्यूएशन सरप्लस में? अरे ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब एक एसेट का फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हो, एज पर इंड AS 16 जब आप एक एसेट का फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हो, तो फेयर वैल्यू आप डिटरमाइन करते हो इग्नोरिंग द डीकमीशनिंग कॉस्ट। इग्नोरिंग द डीकमीशनिंग कॉस्ट आप अज्यूम करते हो ये एसेट का मार्केट का फेयर वैल्यू क्या है। सो इट इज अ ग्रॉस अप बेसिस, ग्रॉस अप बेसिस, नॉट नेट बेसिस, ग्रॉस बेसिस, कि इस एसेट को लेने गए तो 15 लाख में मिल जाएगा लेट से, पर डीकमीशनिंग कॉस्ट 2 लाख लग जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट 2 लाख लग जाएगी, तो रिवैल्यूएशन 15 लाख पे होगा, नेट 13 लाख पे नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। सो विच मींस ऑल डीकमीशनिंग लायबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन द फेयर वैल्यू विच इज द रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो वहां पड़ा है। तो अगर आप डीकमीशनिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो तो एसेट की फेयर वैल्यू तो उतनी की उतनी है, खर्चा लगने वाला है कम, तो इसीलिए उसका एडजस्टमेंट आपके रिवैल्यूएशन सरप्लस में हो जाना चाहिए। और अगर वो बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाना चाहिए। सोच के देखो, एसेट है मेरा 15 लाख का, मैं वापस आपको बोल रहा हूं एसेट कितने का है? 15 लाख। डीकमीशनिंग कॉस्ट 2 लाख, नेट तो 13 लाख रुपए का ही खर्चा है। समझ में आ रहा है? नेट तो 13 लाख रुपए का ही खर्चा है। अब अगर ये मेरे बुक्स में कोई एसेट, चलिए आपको अच्छे से समझाता हूं, लिख के समझाना पड़ेगा बॉस। 10 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट है, फेयर वैल्यू है 15 लाख और डीकमीशनिंग कॉस्ट है 2 लाख। तो हुआ क्या, आपके बुक्स में रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा था 5 लाख रुपए का, बराबर है। पर ये 5 लाख रुपए में अगर मैं डीकमीशनिंग कॉस्ट की बात करूं तो डीकमीशनिंग कॉस्ट भी आपने कभी ना कभी तो इस एसेट कॉस्ट में इंक्लूड किया गया होगा। यानी एसेट ओरिजिनली खरीदा गया होगा 10 लाख रुपए का, लेट से 8 लाख, और उसमें आपने डीकमीशनिंग कॉस्ट ऐड कर दिया। इनिशियल रिकॉग्निशन तो फेयर वैल्यू पे नहीं होता ना बॉस, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए फेयर वैल्यू मॉडल है। इंड AS 16 रिकॉल कर पा रहे हो? इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट जो भी लगी प्लस डीकमीशनिंग कॉस्ट, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू मॉडल। तो एसेट लिया होगा लेट से 8 लाख का, एसेट लिया होगा लेट से 8 लाख का, 2 लाख का उसमें डीकमीशनिंग कॉस्ट ऐड कर दिया, एसेट दिख रहा है 10 लाख का, फेयर वैल्यू है 15 लाख, 5 लाख गए रिवैल्यूएशन सरप्लस में। समझ गए? अब दो चीजें हो सकती है, या तो ये डीकमीशनिंग कॉस्ट कम हो जाए या फिर ये डीकमीशनिंग कॉस्ट बढ़ जाए। दो ही पॉसिबिलिटीज है। अगर आपका डीकमीशनिंग कॉस्ट कम हो जाता है -1, तो एसेट की कॉस्ट 10 की जगह हो गई 9, एसेट की कॉस्ट 10 की जगह हो गई 9, फेयर वैल्यू 15, यानी 6 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एसेट अगर 10 लाख का है और रिवैल्यूएशन अगर आपका डीकमीशनिंग कॉस्ट कम हो जाता है, डीकमीशनिंग कॉस्ट कम हो जाता है तो एसेट का कॉस्ट कम हुआ, एसेट का कॉस्ट हुआ 10 से 9, रिवैल्यूएशन तो एसेट 15 का 15 पे ही है, डिफरेंस बढ़ गया, डिफरेंस बढ़ गया, 6 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस। समझ में आया? अगर एसेट डीकमीशनिंग लायबिलिटी बढ़ती है तो एसेट हो गया 10 का 11, एसेट हो गया 10 का 11, फेयर वैल्यू तो 15 की 15 ही है, इग्नोरिंग ऑल डीकमीशनिंग कॉस्ट। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है ये हो गया कम, यानी हो गया कितना? 10 का 11 हो गया था 4 लाख रुपए। अब आप समझो, मेरे बुक्स में तो 15 लाख पे एसेट दिख रहा है कंसीडरिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस 15। अब अगर डीकमीशनिंग कॉस्ट बढ़ता है या घटता है, हाउ डज इट मैटर? मेरा एसेट का फेयर वैल्यू तो 15 ही है, बराबर है। बट जो लॉजिक मैंने आपको बताया उस हिसाब से जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो तो चेंज होना चाहिए।
जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो तो चेंज होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल में इस मुद्दे को नहीं समझा पा रहा हूं, इतने शॉर्ट में हिट हो जाना चाहिए दिमाग के अंदर में ये कहानी कि भाई जो दोनों का कॉस्ट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में होता है। अगर कॉस्ट को आप कम करेंगे तो रीवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ेगा, कॉस्ट को आप बढ़ाओगे तो रीवैल्यूएशन सरप्लस घटेगा। अगर मैं डीकमीशनिंग लायबिलिटी को कम कर रहा हूं तो मेरी कॉस्ट कम हो रही है, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़ाएगा। यानी -1 किया तो रीवैल्यूएशन सरप्लस 1 लाख से बढ़ गया। जर्नल एंट्री गिराने की क्या होती है, कम करने की डीकमीशनिंग लायबिलिटी? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी डेबिट, बराबर, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी डेबिट। कॉस्ट मॉडल में आप क्या कर रहे थे, क्रेडिट एसेट को कर रहे थे, यहां आप क्रेडिट किसको करोगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस, समझ गए? वहीं पे अगर आप डीकमीशनिंग लायबिलिटी को बढ़ा रहे हो तो क्रेडिट करोगे डीकमीशनिंग लायबिलिटी को 1 लाख रुपए से, डेबिट क्या करोगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस। एसेट 15 पे रहेगा, एसेट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये मेन मुद्दे को मैं रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर आपके साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। बिकॉज एज पर इंड AS 16 एसेट जब फेयर वैल्यू पे दिखता है तो फेयर वैल्यू इग्नोर्स डीकमीशनिंग लायबिलिटी, वो बोलता है ग्रॉस इतना अमाउंट इस एसेट का रहता है। ठीक है, इस मुद्दे पे अपने को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 और इसको समझना है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दीजिए इस क्वेश्चन को आप। एंटिटी हैज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट with related decommissioning liability. Power plant started on 1st April 20x1. लाइफ है 40 साल, इनिशियल कॉस्ट है 1,20,000, इंक्लूडिंग डीकमीशनिंग कॉस्ट 10,000। यहां तक की स्टोरी सेम जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी। 70,400 का 40 साल का 5% पे रिस्क एडजस्टेड रेट। एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स 31st March, assuming that the market based discounted cash flow valuation of 1,15,000 is obtained on 31st March 20x4 1st April 2001 की वैल्यू है आपके पास, तो 1 2 2 3 3 4 3 साल हो चुके हैं। 3 साल बाद का मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन यानी कि कैश फ्लो वैल्यूएशन आपको दिया हुआ है 1,20,000 विच इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ 11,600। ये फेयर वैल्यू बता रहा है। फेयर वैल्यू निकालने का एक तरीका है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। ये उन्होंने बताया 1,15,000 रुपए, बट ये उन्होंने बताया आफ्टर डिडक्शन ऑफ 11,600 ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। पहली बात तो बॉस, डीकमीशनिंग कॉस्ट तो अपन माइनस नहीं करते जब अपन फेयर वैल्यू निकालते हैं। ये फेयर वैल्यू निकालते समय 1,15,000 इन्होंने डीकमीशनिंग कॉस्ट माइनस कर दिया। तो अपन क्या करेंगे, अपन फेयर वैल्यू निकालते समय इसमें डीकमीशनिंग कॉस्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो लेना था उसमें डीकमीशनिंग कॉस्ट माइनस नहीं करना था। फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते समय, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो लेते समय डीकमीशनिंग कॉस्ट माइनस नहीं करना था, तो अपन ऐड बैक कर देंगे। तो वो बोलता है 11,600 फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी, अपन ऐड कर देते हैं। आइए देखते हैं, एसेट हमारी बुक्स में दिख रहा है 1,20,000 का ग्रॉस ब्लॉक, इसमें 3 साल का डिप्रीसिएशन 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40 साल की लाइफ थी, 3 साल का हो जाता है 9,000 रुपए। तो एसेट हमारे बुक्स में दिख रहा था 1,11,000, बराबर है। डीकमीशनिंग लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, डीकमीशनिंग लायबिलिटी था 10,000, 3 साल बाद की इसकी वैल्यू उन्होंने आपको दिया है 11,600, ठीक है, 11,600। तो आपने जो इंटरेस्ट ये 3 साल में दिखाया होगा ये 1,600 रुपए का दिखाया होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। 5% 3 साल का निकाल के देख लो 10,000 पे, 5% 3 साल का निकाल के देख लो 10,000 पे, तो वो कुछ 1576 आ रहा है, 1576 चेक करना, 1576। इंस्टीट्यूट ने 1,600 दिया है, अपन राउंड ऑफ कर लेते हैं ना यार। इंस्टीट्यूट ने 1,600 दिए तो अपन कौन होते हैं अपना बोलने वाले कि नहीं नहीं इंस्टीट्यूट तुम गलत हो। अपन ऐसा थोड़ी बोलेंगे ना, अपन ऐसा नहीं बोलेंगे हाँ 1,600 तुम सही हो। तो 1,600 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस अब तक के बुक किया गया होगा। P&L में ये 3 सालों में डेप्रीसिएशन 9,000 का जा चुका है, P&L में ये 3 साल में इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,600 रुपए का जा चुका है, ठीक है। अब आप बोलते हो कि इस एसेट का जो फेयर वैल्यू है हमको लगाना है रिवैल्यूएशन मॉडल। क्या लगाना है, रिवैल्यूएशन मॉडल। आप बोलते हो इस एसेट का जो फेयर वैल्यू है वो फेयर वैल्यू है 1,15,000, मैं बोलता हूं गलत। इसमें आपने 1,15,000 निकालते समय डीकमीशनिंग कॉस्ट भी माइनस किया है, बट एज पर इंड AS 16 फेयर वैल्यू निकालते समय हम डीकमीशनिंग कॉस्ट नहीं कंसिडर करते, क्योंकि डीकमीशनिंग कॉस्ट के लिए इंड AS 37 जिम्मेदार है। इंड AS 16 जब फेयर वैल्यू की बात करेगा तो बोलता है उसका तो ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है, फेयर वैल्यू निकालते समय उसको अलग से माइनस मत करो, क्योंकि वो लायबिलिटी ऑलरेडी बैलेंस शीट में अलग से दिख रही है, ऑलरेडी अलग से दिख रही है, इसलिए उसको माइनस मत करो।
तो आपने कर दिया है तो मैं ऐड करवा देता हूं। तो ये हो जाएगा 1,26,600। कितना हो गया? 1,26,600। सो दिस इज व्हाट द फेयर वैल्यू इज, 1,26,600। तो हुआ क्या? रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हो गया। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हो गया 126,600 माइनस 1,11,000, 15,600। यहां तक का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहां तक का कैलकुलेशन लिख लीजिएगा। इंस्टीट्यूट के आंसर पे टिक मारते मत चलो, खुद सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोगों को इसमें समझना है। जब तक जहां तक के नहीं लिखा होगा वहां तक के वीडियो को पॉज भी कर देना, ठीक है। बहुत बहुत जरूरी है कि इस कंसेप्ट को आप खुद लिख के प्रैक्टिस करें। वीडियो के साथ साथ लिख देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। आगे बढ़ता हूं। 15,600 रिवैल्यूएशन सरप्लस। टाइम कम पड़ रहा है, वीडियो पॉज कर देना, पहले यहां तक का कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस को अकाउंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, और दूसरा होता है प्रोपोर्शनेट इंक्रीज मेथड। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वो मेथड्स नहीं पढ़ रहे, पर इंस्टीट्यूट ने एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दैट एंटिटी यूजेस एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, तो इसीलिए हम भी वही करेंगे। आप क्या करने वाले हो यहां पे? अब क्योंकि मांगा है इसीलिए करना है। ग्रॉस ब्लॉक है 1,20,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 9,000, तो नेट ब्लॉक दिख रहा है आपकी बुक्स में 1,11,000। आप 15,600 से एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो एसेट हो गया 1,26,600 का। एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड मतलब डेप्रिसिएशन को कर दो 0, यानी आपका ग्रॉस ब्लॉक भी हो गया 1,26,600, 1,26,600। यानी कितने से बढ़ा दिया आपने? 6,600। समझ गए? डिफरेंस निकाला। इसको 0 करना है, मेन बस ये समझना है। तो कैसे होगा? जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो जर्नल एंट्री हुई आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, आपने उसकी वैल्यू 6,600 से बढ़ाई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है तो उसको करना पड़ेगा डेबिट, तो आपने उसको 9,000 से डेबिट कर दिया। टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 15,600, नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस 15,600। ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रूट होगा, ये कहानी तो आप लोगों को पता होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। पहले ही बोल रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर पेपर है, इसीलिए स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। जरूरी है कि इंस्टीट्यूट बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ज्यादा टाइम तो अपन वीडियो के पीछे दे नहीं सकते ना, इसीलिए कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने 15,600 रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अभी तो मैंने सिर्फ रिवैल्यूएशन समझाया, डीकमीशनिंग समझाया ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2005, 31 मार्च 2005, एक साल और बीत गया, एक साल और बीत गया। मैं आगे बढ़ रहा हूं। 31 मार्च 2005, आपने पहले तो डेप्रीसिएशन चार्ज किया 1,26,600 डिवाइडेड बाय 37 ईयर्स। देखो 3 साल हो गए, 40 साल की लाइफ थी, 40 साल की लाइफ थी, 3 साल हो गए, 1,26,600 डिवाइडेड बाय 37, डेप्रीसिएशन हुआ 3,422, 3,422। इंटरेस्ट ऑन डीकमीशनिंग, इंटरेस्ट ऑन डीकमीशनिंग हमारे बुक्स में डीकमीशनिंग दिख रहा था 11,600 बराबर, इसके ऊपर 5%, 580। इंस्टीट्यूट ने शायद इसे 600 रुपए लिया है, मैं फिलहाल 580 के साथ ही आगे बढ़ रहा हूं, मैं फिलहाल 580 के साथ ही आगे बढ़ूंगा। इंस्टीट्यूट ने डेप्रिसिएशन भी शायद राउंड ऑफ किया है, मैं 3,422 लेके ही आगे बढ़ूंगा। हमारे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट का आंसर देख सकते हैं बाद में। यहां तक का कंसेप्ट समझ गए। 31 मार्च 2005 तक के हम लोग रफली इन अमाउंट्स को इतने अमाउंट के ऊपर लेके आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डीकमीशनिंग चार्ज कर देंगे। यहां तक चार्ज करने के बाद अपना फिक्स एसेट दिख रहा है ग्रॉस ब्लॉक 1,26,600, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,422, 1,26,600 माइनस 3,422, 123,178, 123,178, ठीक है। इसके आगे की कहानी बाद में। डीकमीशनिंग लायबिलिटी दिख रहा था 11,600, उसमें आपने ऐड कर दिया 580, तो 11,600 प्लस 580 होता है 12,180, 12,180, ठीक है, 12,180। तो यहां तक के पहले तो पूरा का पूरा आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है।
क्वेश्चन आगे बोलता है 31st March 2005 estimates that as a result of technological advances present value of decommissioning liability has decreased by 5000 5000 से कम हो गई, 5000 पे नहीं आ गई, 5000 से कम हो गई। समझ गए? एंटिटी डिसाइड्स दैट फुल वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज नीडेड। अब हम रिवैल्यूएशन पे जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं रिवैल्यूएशन पे जाऊं, मैं क्या करूंगा, मैं डीकमीशनिंग लायबिलिटी में जो रिडक्शन हुआ है 5000 का, उसे माइनस कर देता हूं तो ये हो जाता है 7180। स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन आया, सर इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 5000 कम करना है या 5000 कम करने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? एग्जाम में हर तरह का कंफ्यूजन आता है। बेटा पहले इंटरेस्ट निकाल लो, क्योंकि ईयर एंड तक के इंटरेस्ट अक्रू हो चुका था, उसके बाद 5000 माइनस करना, ये समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब ये रिडक्शन की आपने एंट्री क्या पास की, आपने एंट्री पास की रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 5000 टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 5000। हैंडराइटिंग एकदम खराब है, उसके लिए माफी पहले ही मांग लेता हूं, पर हाँ बोल रहा हूं वो एकदम क्लियर बोल रहा हूं, तो वो तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 5,000 रुपए हमने दोनों तरफ से कर दिए कम। क्लियर यहां तक के पूरा का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक के देखो मैंने पहला स्टेप समझाया रिवैल्यूएशन कैसे हुआ, दूसरा स्टेप समझाया डीकमीशनिंग का क्या हुआ होगा, तीसरा स्टेप समझाया चेंज इन डीकमीशनिंग का क्या करना है, चौथा स्टेप वापस रिवैल्यूएशन हो रहा है। क्वेश्चन कितना डिटेल में पूछा गया है आप ये देखो। The entity decides that full valuation of asset is needed on 31st March 2005 in order to ensure carrying amount does not differ materially from fair value. Revaluation model लगा रहे हैं, वो लाइन बस ये बोल रहा है asset is now valued at 1,07,000 net of allowance for decommissioning liability. अगेन गलत है, मैंने आपको क्या कहा, आप नेट ऑफ नहीं करोगे, डीकमीशनिंग लायबिलिटी ऑलरेडी बुक्स में अलग से दिख रही है, तो फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते समय आप उसे अलग से माइनस नहीं करते, सो आई नीड टू एड इट बैक। तो ये जो 1,07,000 आपने निकाला फेयर वैल्यू 1,07,000, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, क्या ऐड कर दूंगा, 7180। अनदर कंफ्यूजन जो स्टूडेंट को हमेशा होता है एग्जाम हॉल में कि सर 12,180 ऐड करना है कि 7180 ऐड करना है, मतलब जो वैल्यू दी गई है 1,07,000 वो माइनस 12,180 करके दी गई है कि 7180। अरे जब 31st मार्च 2005 की वैल्यू दी है, 31st मार्च 2005 की डीकमीशनिंग 7180 हो चुका है, तो वही माइनस करके होगा, समझे, 7180 ही ऐड करना। हाँ भाई, तो 1,14,180। क्लियर, क्लियर। आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक लिख लेना, टाइम कम पड़ रहा है वीडियो पॉज कर देना। 1,14,180, 1,14,180। तो ये जो 1,14,180 आपने क्या किया, एसेट की वैल्यू को 123,178 से कम करके 1,14,180 पे ला दिया, मतलब आपने 8,998 से कम कर दिया, इंस्टीट्यूट ने इसे 9,000 से कम किया है, ठीक है। हाँ भाई, तो एलिमिनेशन ऑफ डेप्रीसिएशन मेथड है 3422 जीरो कर देंगे, यानी 5,576 से आप एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर देंगे, तब जाके वो 114,180 पे आएगा, 114,180 पे आएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं रुकिए, 114,180 माइनस 126,600 12,420। तो 12,420 से कम कर रहे हैं, 3422 माइनस करेंगे, नेट आप देख लीजिए 8,998 से कम हुआ। जर्नल एंट्री समझते हैं, समझ लो, एसेट की वैल्यू कम कर रहे हो, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एलिमिनेट कर रहे हो। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एलिमिनेट करने के लिए उसे हमेशा करते हैं डेबिट, उसे हमेशा करते हैं डेबिट 3422। एसेट की वैल्यू रिड्यूस करना है तो उसको करना पड़ेगा क्रेडिट, एसेट की वैल्यू को अगर रिड्यूस करना है तो उसको करना पड़ेगा क्रेडिट 12,420। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप कर रहे हो रिड्यूस बाय 8,998, 8,998। हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल था, हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल था, कितना अवेलेबल था हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस, 15,600 का, 15,600 का रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल था। आपने उस 15,600 को
ये एंट्री भी रिवर्स है, मेरी गलती है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, प्रोविजन टू लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 5000 ऐड कर दिया आपने, 15,600 में 5000 ऐड कर दिया, 20,600, और यहां आपने 12,420 सॉरी 8998 कम कर दिया, 8998 कम कर दिया। ये सिर्फ चेक करना है कि रिवैल्यूएशन में इतना बैलेंस था क्या 8998, बस वो चेक कर रहे थे और कुछ भी नहीं। क्लियर है? अब आगे की कहानी समझ लीजिए। सब्सीक्वेंट डेप्रीसिएशन अगर मैं आपको पूछूं, तो अब वो 114,180 पे चार्ज होगा, 114,180 विथ 36 इयर्स ऑफ लाइफ, 37 एक साल और हो गया, 36 इयर्स ऑफ लाइफ, तो ये आ रहा है कुछ 3172। और इंटरेस्ट अगर मैं सिर्फ नेक्स्ट ईयर का पूछूं, सिर्फ नेक्स्ट ईयर का, तो आपकी डीकमीशनिंग लायबिलिटी है 7180, तो 7180 पे 5%, 7180 पे 5%, 359, इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखेगा। तो मैंने आपको 3 साल की कहानी बताई, 2004 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, 2006 में क्या होगा। हमने ये पढ़ा रिवैल्यूएशन कैसे होता है, हमने ये पढ़ा डीकमीशनिंग लायबिलिटी में इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे बुक होता है, हमने ये पढ़ा चेंज इन डीकमीशनिंग का अकाउंटिंग कैसे होता है, फिर सब्सीक्वेंट ईयर चेंज इन डीकमीशनिंग के बाद वापस से अगर कोई रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन हुआ है, इस क्वेश्चन में डिवैल्यूएशन हुआ था, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसके बाद सब्सीक्वेंट ईयर्स में इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है, सब्सीक्वेंट ईयर्स में डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है। इतने सारे सवाल इस एक सवाल के अंदर में पूछे गए थे। क्वेश्चन कम से कम 12 मार्क का आएगा, कम से कम 12 मार्क का आएगा, ये पकड़ के चलो। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका जो अपेंडिक्स ऑफ चेंज इन डीकमीशनिंग है उसको पूरे तरीके से कवर कर लेता है। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा क्यों रिवैल्यूएशन लेते समय हम लोग ग्रॉसिंग अप करते हैं, क्यों हम लोग उसे ऐड प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को माइनस नहीं करते, नेट नहीं लेते, क्योंकि वो लायबिलिटी ऑलरेडी अलग से दिख रही है, इसीलिए उसका एडजस्टमेंट क्यों रिवैल्यूएशन सरप्लस में ही होना चाहिए। मैंने ये भी कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश की है, बस एक एंट्री मैंने गलत पास कर दी थी, वो भी मैंने आपसे करेक्ट करवा दी कि उसको रिवर्स करना है आप लोगों को। क्लियर है पूरा का पूरा? इसके साथ हम लोग ये वाला एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी पूरे तरीके से कंप्लीट करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों से लेता हूँ अल्प विराम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।